जी बच्चों, हमने देखा है कि जब कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है तो करंट वोल्टेज से फेज़ में π/2 लीड करता है। V = Vm sin ओमेगा t, जिसको हमने बच्चों इक्वेशन नंबर 1 लिखा है। ये सोर्स वोल्टेज है या अप्लाइड वोल्टेज है या AC वोल्टेज है जो कैपेसिटर को हम दे रहे हैं। क्यों? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज है ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड I ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है इन द सर्किट। अब हम देख रहे हैं कि जो वोल्टेज है उसका फेज़ ओमेगा t है, करंट का फेज़ ओमेगा t + π/2 है। इट मीन्स व्हेन अल्टरनेटिंग करंट passes थ्रू द प्योर कैपेसिटर या प्योर कैपेसिटिव सर्किट, द करंट लीड्स बाय द वोल्टेज इन द फेज़ π/2 रेडियन या 90। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को, इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हमने फेज़र में रिप्रेजेंट किया है। जिस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ज़ीरो होगी उस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ज़ीरो नहीं होगी बल्कि मैक्सिमम होगी। हम इस इक्वेशन से भी ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि अगर t ज़ीरो पुट करें तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज तो ज़ीरो आ जाएगी, लेकिन अगर इस इक्वेशन में t ज़ीरो पुट करें तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट Im जो कि ओमेगा CVm की इक्वल है, मीन मैक्सिमम आ जाए। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली दिखाएं तो ये जो ब्लैक कलर का आपको ग्राफ बच्चों दिखाया है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अप्लाइड AC वोल्टेज है। ये जो रेड कलर का ग्राफ है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये ब्लैक लाइन शो कर रही है कि जो ब्लैक ग्राफ होगा वो V को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रेड लाइन जो मैंने I लेबल्ड किया है तो ये जो रेड ग्राफ है ये इस I यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट विद फेज़ हमने ड्रा किया है। अब हमें नज़र आ रहा है, इन दोनों ग्राफ को देख के नज़र आ रहा है कि जिस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ज़ीरो होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट पॉजिटिव पीक पे होगा। इट मीन्स जिस वक्त V का फेज़ ज़ीरो होगा उस वक्त करंट का फेज़, क्योंकि पॉजिटिव पीक पे करंट है और पॉजिटिव पीक का फेज़ π/2 रेडियन होता है, तो इट मीन्स करंट का फेज़ यहाँ पर π/2 होगा। यानी ज़ीरो, जब ये ज़ीरो होगा तो इधर ये ज़ीरो आ जाएगा लेकिन करंट का फेज़ π/2 आ जाएगा। अब हम पावर लॉस इन कैपेसिटिव सर्किट देखना चाहते हैं। तो आपको बताया था बच्चों कि चूँकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड में हर इंस्टेंट पे चेंज होते हैं और आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं। तो अगर हम AC सर्किट में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ V और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ I को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम V और I की एवरेज वैल्यूज़ ले लें तो हमारे पास एवरेज पावर आ जाएगी इस सर्किट की। सो चेक करते हैं कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर लॉस ऑन द एवरेज कितना है। ऑन द एवरेज का मतलब है कि चूँकि करंट और वोल्टेज की वैल्यू हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है तो पूरे कंप्लीट साइकिल में अगर हम पावर लॉस कैलकुलेट करते हैं तो ये एवरेज पावर कहलाएगी। तो एवरेज पावर एक्चुअली हमने कैलकुलेट करनी है, लेकिन डिफाइन पहले इंस्टेंटेनियस पावर ही हमेशा करते हैं। द इंस्टेंटेनियस पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ V एंड I। जैसे कि पहले हमने इंस्टेंटेनियस पावर का टॉपिक पढ़ा था, तो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो V और I का प्रोडक्ट है। मैथमेटिकली P इंस्टेंटेनियस दैट इज़ इक्वल टू V इंस्टेंटेनियस एंड I इंस्टेंट। वैल्यूज़ पुट कर दें, Vm sin ओमेगा t, Im cos ओमेगा। दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट Vm Im। अब बच्चों ये जो मैंने Im cos ओमेगा t लिखा है एक्चुअली इट इज़ sin ओमेगा t + π/2, जिसको हमने इससे पहले स्टेप में जब इन टर्म ऑफ cos लिखा था तो दैट वाज Im cos ओमेगा t। अब बच्चों चाहें तो यहाँ पर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि यहाँ पर हम इसको sin ओमेगा t + π/2 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो डजेंट मैटर, जैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है कि इसको cos ओमेगा t रहने दें, या अगर आप चाहें तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जिस फार्मेट में लिखी है उसी फार्मेट में अगर हम लिखें तो इट इज़ sin ओमेगा t + π/2। तो मैं इसी फार्मेट में इसको लिख देता हूँ, तो इट इज़ sin ओमेगा t
एंड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। अब अगर बच्चों हमने एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है पी एवरेज इन दिस प्योर कैपेसिटिव सर्किट, तो दैट इज़ आपको बताया कि ये पीक वैल्यूज़ हैं, इनकी एवरेज वैल्यू चूँकि ये दोनों कांस्टेंट्स वैल्यू हैं, इनकी एवरेज वैल्यू तो यही आएगी वी एम आई एम। हमने एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा टी की लेनी है और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 की लेनी है। एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा, एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। अब बच्चों हमें पता है कि साइन और काज के फंक्शन की जो एवरेज वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो होती। मैंने बताया था कि साइन ओमेगा टी की जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं एट एनी इंस्टेंट, उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल। सॉरी बच्चों, आपको बताया था कि जितनी साइन ओमेगा टी की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं फर्स्ट हाफ साइकिल में, उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो इट मीन्स अगर हम एवरेज वैल्यू लेते हैं साइन ओमेगा टी की या साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 विच इज़ एक्चुअली काज ओमेगा टी, तो वो ज़ीरो ही आएगी। पी एवरेज वी एम आई। साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू ली बच्चों हमने -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये काज ओमेगा टी है जो कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा हुआ है, इसकी भी एवरेज वैल्यू ज़ीरो ही आई। इट मीन्स जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है उसमें पूरे साइकिल की अगर हम एवरेज पावर जो लॉस है वो कैलकुलेट करें तो वो ज़ीरो ही होता है। तो कंक्लूजन हम नीचे लिख देते हैं, द प्योर कैपेसिटिव सर्किट द एवरेज पावर लॉस इन द प्योर कैपेसिटिव सर्किट ड्यूरिंग complete cycle of AC is the average power loss in the pure capacitive circuit during complete cycle of AC is 0, जिसको हम पावर डायग्राम में दिखाने वाले हैं। द पावर कर्व इज शोन, और हम जो पावर कर्व दिखा रहे हैं वो एवरेज है, और हम जो पावर कर्व दिखा रहे हैं एक्चुअली वो इंस्टेंटेनियस पावर कर्व जो है वो आपको इंस्टेंटेनियस पावर कर्व आपको दिखाने लगे हैं। और हम देखेंगे कि जो पावर कर्व है प्योर कैपेसिटिव सर्किट की, दैट इज़ सिमिलर टू द पावर कर्व ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्योंकि बच्चों हमने देखा था प्योर इंडक्टर में भी हमें ग्राफ ऐसा ही ऑब्टेन हुआ था, फ़र्क सिर्फ ये था कि यहाँ पर ये जो रेड वाला ग्राफ है जो आई को शो कर रहा है, प्योर इंडक्टर में ये जो रेड वाला ग्राफ है ये वी को शो करता है, और ये जो ब्लैक कलर वाला हमने ग्राफ ड्रा किया है जो कि वी को हमने लेबल कर रखा है प्योर इंडक्टिव सर्किट में, ये आई को शो करता है। इट मीन्स प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के फेज़ में डिफरेंस तो पाई बाई 2 ही होता है, लेकिन प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमने देखा है करंट लीड कर रहा है फेज़ में वोल्टेज से पाई बाई 2, और प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करती है करंट से इन द फेज़ बाई पाई। अब चूँकि पावर प्रोडक्ट है वी और आई का, तो अगर हम पावर कर्व यहाँ पर भी बनाएं तो उसी तरह की ही ऑब्टेन्ड होगी। अब पहले क्वार्टर में देखें दोनों क्वांटिटीज़ पॉजिटिव हैं, पावर पॉजिटिव आएगी। वी और आई का जब प्रोडक्ट लेंगे इधर देखेंगे दोनों क्वांटिटीज़ अपोजिट साइन वाली हैं, पावर नेगेटिव आएगी। थर्ड क्वार्टर में हम देखेंगे कि दोनों क्वांटिटियाँ नेगेटिव हैं, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, पावर पॉजिटिव आएगी। और फोर्थ यानी लास्ट क्वार्टर ऑफ एसी साइकिल में अगर हम नोट करें तो हम देखेंगे कि एक क्वांटिटी पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, मीन पावर नेगेटिव आएगी। तो अगर मैं पावर स्केच इधर ही दिखाऊं तो यहाँ पर मैं अगर इधर पॉजिटिव पीक ले लेता हूँ पावर की और इधर ऑन दिस साइड अगर नेगेटिव पीक ले पावर, हर इंस्टेंट पे पावर की वैल्यू दिखाने लगे हैं। फर्स्ट क्वार्टर पावर इज़ पॉजिटिव, सेकंड क्वार्टर पावर इज़ नेगेटिव, थर्ड क्वार्टर पावर इज़ पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वार्टर पावर इज नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स हैं ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ ऑफ पावर हैं, और आपको बताया था कि जब पावर सोर्स से लोड की तरफ जाती है तो फिर हम उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जब पावर लोड से मीन सर्किट से सोर्स की तरफ आती है उसको नेगेटिव। इसका मतलब है जिस वक्त कैपेसिटर चार्जिंग करेगा पावर पॉजिटिव होगी, जिस वक्त कैपेसिटर डिस्चार्जिंग करेगा मीन जिस वक्त कैपेसिटर डिस्चार्जिंग करेगा पावर नेगेटिव होगी। फिर कैपेसिटर चार्जिंग करेगा इन द रिवर्स तो पावर पॉजिटिव होगी, और जब कैपेसिटर डिस्चार्जिंग करेगा फिर पावर नेगेटिव होगी। तो अगर हम देख रहे हैं जितनी पॉजिटिव
इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ ऑफ पावर हैं उतनी ही नेगेटिव इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ ऑफ पावर हैं। इट मीन्स द एवरेज पावर लॉस इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल ऑफ AC इज़ ज़ीरो। हमने इंस्टेंटेनियस पावर वाला ग्राफ दिखा दिया। अगर इसको मैं यूँ क्वार्टर वाइज दिखा दूँ तो फिर इसको आप यूँ बयान कर सकते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ AC सर्किट जो 0 से π/2 तक है, V पॉजिटिव, I पॉजिटिव, मीन पावर पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन पावर सप्लाइड बाय द पावर सोर्स ने सप्लाई करती। ड्यूरिंग सेकंड क्वार्टर ऑफ AC साइकिल π/2 से π तक जा रहे हैं। V का स्केच ब्लैक वाला है, ये ऊपर है, और I का स्केच करंट वाला है, वो हमें इधर नीचे नज़र आ रहा है। तो इसको देखें, ये नेगेटिव है, V पॉजिटिव, I नेगेटिव। चूँकि पावर जो होती है V और I का प्रोडक्ट है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें, पावर इज़ नेगेटिव। पावर रिटर्न बाय द कैपेसिटर पावर रिटर्न कर देता है। इसी तरह से बच्चों थर्ड क्वार्टर में दोनों क्वांटिटियाँ नेगेटिव हैं, पावर पॉजिटिव है, पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। और लास्ट क्वार्टर में फिर अपोजिट साइंस हैं दोनों क्वांटिटीज़ के, पावर नेगेटिव है, पावर अगेन रिटर्न बाय द कैपेसिटर। तो अगर हम ओवरऑल साइकिल को सम अप करें, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर कैलकुलेट करें, देन इट कम टू नो दैट एवरेज पावर लॉस in the pure capacitive circuit during complete cycle of AC is 0। हमने प्योर रजिस्टर, प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर का AC सर्किट में बिहेवियर स्टडी किया है कि जब रजिस्टर में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, पावर मैक्सिमम डिसिपेट हो। लेकिन जब प्योर कैपेसिटर और इंडक्टर में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है तो वोल्टेज और करंट के फेज़ में π/2 रेडियन का डिफरेंस होता है, और कंप्लीट साइकिल ऑफ AC में एवरेज पावर लॉस्ट बाय बोथ कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज़ 0। मीन ये दोनों ऑन द एवरेज पावर लॉस नहीं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कैपेसिटर और इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को लिमिट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इट मीन्स इंडक्टर और कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोजिशन ऑफर करते हैं। अपोजिशन offered by the capacitor to the flow of AC is known as capacitive reactance, and opposition offered by a pure inductor to the flow of AC is known as inductive reactance। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस का बच्चों हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हमने एक्सएल लिखा था, दैट इज इक्वल टू 2πfL। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC है। इट मीन्स इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है, इंडक्टर की जो अपोजिशन है टू द अल्टरनेटिंग करंट, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जितनी फ्रीक्वेंसी AC की ज़्यादा होगी, इंडक्टर उतना ही ज़्यादा रिएक्ट करेगा। इट मीन्स इंडक्टर उतनी ही ज़्यादा अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोजिशन ऑफर करेगा। L दैट इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। तो इट मीन्स जितनी सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही इंडक्टर की रिएक्टेंस ज़्यादा होगी। इट मीन्स इंडक्टर की रिएक्टेंस एक तो इंडक्टर के अपने पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, दूसरा अल्टरनेटिंग करंट या जो AC सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। अब सेल्फ इंडक्टेंस मैंने बताया है इंडक्टर की अपने पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, और वो पैरामीटर्स यहाँ पर मैंने दोबारा रिवाइज कर दिए हैं। म्यू नॉट कोर ऑफ इंडक्टर है, n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द इंडक्टर होते हैं, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडक्टर है, L लेंथ ऑफ द इंडक्टर। रजिस्टर की रेजिस्टेंस रो मीन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसका इन्हिसार टेम्परेचर पे है और मटेरियल पे है। रेजिस्टेंस का इन्हिसार टेम्परेचर पे भी है, मटेरियल पे भी है, और ये दो मज़ीद आगे पैरामीटर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। इन तमाम चीज़ों को ज़हन में बच्चों रखना है। और हम एक स्पेशल टाइप ऑफ कोयल या इंडक्टर को स्टडी करने वाले हैं, विच इज़ नोन एज चोक या चोक कोयल। अब ज़रूरी नहीं है कि चोक कोयल बोला जाए, चोक मीन इटसेल्फ इट इज़ अ कोयल, लेकिन किस टाइप का कोयल है वो हम इसकी डेफिनेशन में बताएंगे। तो बच्चों चोक एक इंडक्टर को बोलते हैं,
एक कोयल को बोलते हैं जिसकी रिएक्टेंस तो बहुत हाई होती है लेकिन इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, मीन वेरी स्मॉल। सो चोक इट इज़ एन इंडक्टर, इट इज़ एन इंडक्टर। मैं ब्रैकेट में बच्चे को लिख देता हूँ कोयल ऑफ वेरी लार्ज रिएक्टेंस। मैं ये भी लिख सकता हूँ वेरी लार्ज इंडक्टेंस, क्योंकि इंडक्टेंस ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली रिएक्टेंस भी ज़्यादा होगी। एंड वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। हम बच्चों कह रहे हैं कि चोक एक कोयल को बोलते हैं, एक इंडक्टर को बोलते हैं जिसकी रिएक्टेंस मीन इंडक्टेंस भी कह रहे हैं, क्योंकि इंडक्टेंस और रिएक्टेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इस इक्वेशन को ध्यान में देखें, ये है L दैट इज़ इंडक्टेंस और ये XL दैट इज़ रिएक्टेंस। तो हम कह रहे हैं कि ऐसा कोयल, एक ऐसा इंडक्टर जिसकी रिएक्टेंस कह लें या जिसकी इंडक्टेंस कह लें, ये तो लार्ज होती है लेकिन उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल है। अब ये किस तरह से बनता है और हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो ये तो मैंने इंट्रोडक्शन बताया है कि चोक है क्या, एक कोयल का नाम है जिसके अंदर ये दो प्रॉपर्टियाँ होनी चाहिए कि उसकी इंडक्टेंस बड़ी होनी चाहिए लेकिन उसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होनी चाहिए, मीन बहुत स्मॉल होनी चाहिए। अब ये कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ये बनता कैसे? इट कंसिस्ट ऑफ थिक कॉपर वायर वाउंड क्लोजली इनटू लार्ज number of turns over a soft iron laminated core। ये बच्चों मैंने इस कोयल को बनाने का तरीका बता दिया है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बयान की गई हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करना है। इट कंसिस्ट ऑफ थिक कॉपर वायर, पहली बात वायर थिक क्यों है, कॉपर क्यों, फिर वाउंड क्लोजली, क्लोजली क्यों वाउंड है, इनटू लार्ज नंबर ऑफ टर्न, ज़्यादा टर्न क्यों है, ओवर सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर क्यों है। हर वर्ड जो है वो हमारी इस चोक कोयल की इंट्रोडक्शन के एन मुताबिक है। ज़रा इसको अंडरस्टैंड करें। हम कह रहे हैं इट कंसिस्ट ऑफ थिक कॉपर वायर, मोटी तार से बना हुआ है, ये मोटी तार है। अब मोटी तार इसलिए लेते हैं ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा हो और जो रेजिस्टेंस है वो इसकी स्मॉल हो। कॉपर गुड कंडक्टिंग मटेरियल है, इसकी रेजिस्टिविटी लो होती है, तो जब रेजिस्टिविटी लो होगी तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस लो होगी। हम कह रहे हैं कि इंडक्टर, हर इंडक्टर को चोक नहीं कहते। इंडक्टर एक ऐसे कोयल को बोलते हैं, चोक ऐसे कोयल को बोलते हैं जिसकी रेजिस्टेंस स्मॉल हो। रेजिस्टेंस स्मॉल के लिए थिक कॉपर वायर यूज़ कर रहे हैं। अगली चीज़ वाउंड क्लोजली, यानी क्लोजली का मतलब है कि ऐसा कोयल है लेंथ छोटी है। अब इस तरफ आ जाए, लेंथ जब छोटी होगी तो सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगी, सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंस ज़्यादा होगी। लार्ज नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो इंडक्टेंस ज़्यादा होगी, इंडक्टेंस ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंस ज़्यादा होगी। ओवर सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर, जो कोर यूज़ कर रहे हैं सॉफ्ट है। सॉफ्ट का मतलब है ऐसी कोर यूज़ करेंगे जिसका हिस्टेरिसिस लूप का एरिया कम होगा। इट मीन्स ऐसी कोर यूज़ करेंगे जिसमें पावर लॉस कम होगी। लेमिनेटेड, ऐसी कोर इस्तेमाल करेंगे जिसमें एडी करंट्स कम प्रोड्यूस हों। एडी करंट्स पावर लॉस करते हैं। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस एक पावर लॉस है, तो इसका मतलब है कि ये जो वाउंड क्लोजली ओवर क्लोजली इनटू लार्ज नंबर ऑफ टर्न ओवर सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर, ये जो तमाम बातें हैं ये इंडक्टेंस ऑफ कोयल को बढ़ा रही हैं। जब इंडक्टेंस ऑफ कोयल बढ़ेगी तो रिएक्टेंस ऑफ कोयल बढ़ेगी। वायर कॉपर की होगी, थिक होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। हम कह रहे हैं एक ऐसा कोयल जिसकी रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल हो, जिसकी रिएक्टेंस वेरी लार्ज हो, दैट कोयल इज नोन एज चोक या चोक कोयल। तो डेफिनेशन के मुताबिक हमने चोक की एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन बयान की है कि जो हमारा चोक है वो थिक कॉपर वायर का क्यों है, क्लोजली वाउंड क्यों है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न क्यों है, सॉफ्ट आयरन क्यों कोर यूज़ की गई है और लेमिनेटेड क्यों यूज़ की गई है। तो ये तमाम चीज़ें अगर होंगी देन वी हैव एन इंडक्टर अ वेरी लार्ज reactance and very small resistance, that inductor is known as choke। अब इसके यूजेस क्या हैं?
uses. It is used to control the flow of AC without much power loss. It is used to control the flow of AC without much power loss. आपको बताया है कि बच्चों इंडक्टर पावर लॉस नहीं करता अगर प्योर है तो, लेकिन चूंकि जो भी इंडक्टर कॉइल होता है कॉपर वायर का या किसी भी मटेरियल का बना होता है तो इट हैज़ सम रेजिस्टिव फीचर आल्सो. इट मीन्स उसमें पावर लॉस होती है ड्यू टू द पावर डिसिपेशन ऑफ द रेजिस्टिव इफेक्ट ऑफ दैट कॉइल. तो अगर कॉइल लो रेजिस्टेंस वाला है तो जो करंट का कंट्रोल है वो जो हाई रिएक्टेंस है वो कर सकती है, और लो रेजिस्टेंस होने की वजह से पावर लॉस जो है वो मिनिमम हो सकता है. सो इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एसी विदाउट मच पावर लॉस. इट इज़ यूज्ड इन पावर सप्लाई टू फिल्टर द रिपल. हम इसको पावर सप्लाई में यूज़ करते हैं रिपल्स को फिल्टर करने के. अब जाहिर है कि ये एक डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी से अबव के करंट को फ़्लो नहीं करने देगा, क्योंकि अगर एक फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर हम जाते हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं तो इसकी रिएक्टेंस बढ़ती है. तो इट मीन ये मोर रेजिस्टेंस ऑफर करता है. तो इट मीन कि अगर हम किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से अबव फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को स्टॉप करना चाहें, फिल्टर करना चाहें, तो हम चोक से कर सकते हैं. इट इज़ यूज्ड इन पावर सप्लाई टू फिल्टर द रिपल्स. नंबर 3, it is used to stop unwanted signals along undesired paths. Number 4, it is used to attenuate the noise. ये बच्चों 4 मैंने यूजेस बता दिए हैं चोक के. कि पहली बात हम इसे इलेक्ट्रिक करंट को मीन अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं और पावर भी लॉस नहीं होती. पावर लॉस रेजिस्टेंस करता है, इंडक्टर नहीं करता. तो इट मीन चूँकि इंडक्टेंस हाई होती है और इंडक्टेंस हाई होने की वजह से अल्टरनेटिंग करंट कंट्रोल हो जाता है, रेजिस्टेंस लो होती है, इसलिए पावर भी इतनी लॉस नहीं होती. इट इज़ यूज्ड इन पावर सप्लाई टू फिल्टर द रिपल्स. तो पावर सप्लाई के अंदर जो रिपल्स होते हैं, रिपल मीन जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, उनको स्टॉप करने के लिए, उनको फ़िल्टर करने के लिए हम चोक यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज टू स्टॉप अनवांटेड सिग्नल अलॉन्ग अनडिज़ायर्ड पाथ. कि अगर आप चाहते हैं कि कोई अनवांटेड सिग्नल है और किसी पर्टिकुलर सर्किट की तरफ वो ना जाए तो हम उसको चोक से स्टॉप कर लेते हैं. इट इज़ यूज टू अटेन्यूएट द नॉइस. नॉइस को कम करने के लिए यूज़ होता है, नॉइस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है. नॉइस आपको बताया है कि ऐसे सिग्नल्स को बोलते हैं जो अनडिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं. तो किसी भी अनडिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को स्टॉप करना है तो या कम करना है तो उसको हम चोक से कम करते हैं. चोक इट इज़ ए कॉइल, इट इज़ एन इंडक्टर ऑफ हाई रिएक्टेंस एंड वेरी स्मॉल